देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है हमारे सामने, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो फंक्शन से ना आपको पूरी स्टैट्स और बेटर क्लियर हो जाएगी। फंक्शंस का मतलब क्या होता है भाई, आप एक शोरूम में गए, आपने वो गाड़ी देख ली, क्या गाड़ी देखने से समझ आती है, चला के समझ आती है? सर चला के। चलाओगे तो उसके क्या पता चलेंगे आपको? फंक्शंस ही तो पता चलेंगे। भैया कौन सा गियर कैसे डलना है, एसी कहाँ से चलेगा, म्यूजिक प्लेयर कहाँ से चलता है, बैक कैमरा कहाँ से ऑन होता है, तो उसके फंक्शंस ही है ना बेटा अलग अलग। उसी तरीके से स्टैट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो समझने हैं हमें यहाँ पे। तो सर पहला फंक्शन होता है टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट का मतलब होता है जो हमारे पास बहुत मुश्किल डाटा होता है उसको एक सिंपल फॉर्म के अंदर समझाने के लिए किसका यूज होता है बेटा? स्टेट्स का यूज होता है। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपके पेरेंट्स हैं, मोस्टली ये तो नहीं है कि सबके पेरेंट्स ही टीचर होंगे, ठीक है, कईयों के नॉर्मल पर्सन है, जॉब पर्सन है। अब आप एग्जाम दे के आए, ठीक है, आपके अगर डायरेक्टली एग्जामिनेशन की जो आंसर शीट्स हैं वो पेरेंट्स को दे दी जाए और कहा जाए देख लो जी इसमें बच्चे ने क्या किया, वो उनको ज्यादा आसानी से समझ आएगा, पहला एग्जाम्पल। या दूसरा, टीचर क्या करे कि आपकी मार्कशीट बनाए प्रॉपर तरीके से और मार्कशीट आपके पेरेंट्स को भेजे। मार्कशीट देख को पेरेंट्स को ज्यादा जल्दी से समझ आएगा कि आपने क्या किया। किसमें ज्यादा समझ आएगा जल्दी से, बताओ? दोबारा से क्वेश्चन समझ लो। आप पेपर दे के आए बेटा स्कूल में, आपने 5 सब्जेक्टों के पेपर दे दिए। मैम ने क्या कहा, बेटा ये 5 आंसर शीट आप अपने घर पे ले जाओ और अपने पेरेंट्स को दिखा देना, देख लेंगे वो कि आपने क्या किया है पूरे साल के अंदर या पूरे फर्स्ट टर्म के अंदर। एक दूसरा तरीका क्या है कि मैम ने वो 5 की 5 आंसर शीट चेक करी, एक रिपोर्ट कार्ड बनाया और रिपोर्ट कार्ड बना के आपके मार्क्स जो दिए आपको दे दिए कि बेटा ये जाके पेरेंट्स को दिखा देना। तो अब इसमें से कौन सा सिंपल तरीका है जिसमें पेरेंट्स इजीली समझ सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया? मार्कशीट वाला तरीका या पेपर चेक करने वाला तरीका? सर मार्कशीट वाला तरीका। तो मार्कशीट वाला तरीका ही क्या है बेटा? हमारा स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअल के अंदर। उन्होंने क्या करा, जो एक मुश्किल डाटा था यानी आपकी आंसर शीट्स थी उसको चेक करके उसमें से आपके मार्क्स निकाले, उस मार्क्स को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या करा, आपके पेरेंट्स को प्रेजेंट कर दिया। तो वो क्या बन गई सर? हमारी स्टैट्स बन गई। तो स्टैट्स का पहला काम क्या होता है सर? टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फैक्ट। यानी जो बहुत ज्यादा मुश्किल डाटा है उसको ये क्या कर देती है? बहुत ज्यादा सिंपल बना देती है। कैसे? It is very difficult for an individual to understand and conclude from the huge numerical data। कहता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है कि इतने सारे डाटा में से वो कुछ चीजें वो फाइंड आउट कर पाए। Statistics method try to present the great mass of complex data into a simple and understandable form। जो स्टेट्स है बेटा वो क्या ट्राई करती है कि जो आपका मुश्किल डाटा है उसको बहुत इजी वे के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करे। कैसे? फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक टेक्निक्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, ग्राफ, ये सब आप 9th-10th में पढ़ के आए हो। मीन भी पढ़ा है आपने, मीडियन भी पढ़ा है, मोड भी पढ़ा है। कोरिलेशन बेटा आपके लिए नया होगा इस बार 11th के अंदर। ग्राफ्स आप बना के आए हो, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ये सब आप बना के आए हो, ठीक है। मेक अ कॉम्प्लेक्स डाटा इंटेलिजिबल एंड अंडरस्टैंडेबल इन शॉर्ट पीरियड एंड इन बेटर वे। कहता है ये डाटा क्या करता है बेटा? बेसिकली आपको बहुत सा, देखो पाई चार्ट होता था बेटा हमारा, पाई चार्ट क्या करता था, आपके पास इतना एक पैराग्राफ है उसमें बहुत सारा डाटा है, उस डाटा को आपने एक सर्कल के अंदर शो कर दिया तो वो पूरे के पैराग्राफ को कहां पे शो कर देता था? एक सर्कल में शो कर देता था। तो वो प्रेजेंटेशन ऐसी होती थी कि आपको काफी इजी लैंग्वेज में क्या होता था, वो डाटा सामने समझ आ जाता था। तो पहला काम समझ आ गया सबको क्या है सर? हार्ड डाटा को, मुश्किल डाटा को स्ट्रेट्स क्या करती है? काफी इजी तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करती है या शो करती है। अब आते हैं दूसरा, टू प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनाइट फॉर्म। डेफिनाइट फॉर्म का मतलब कहता है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन इजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन अ कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स समराइज द जनरलाइज्ड फैक्ट्स एंड प्रेजेंट देम इनटू अ डेफिनाइट फॉर्म। देखो डेफिनाइट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ जो मैं बता रहा हूं उसको बेटा एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। यहाँ पे मान लो बेटा एक क्लास 11th है, इको का स्कूल की बात कर रहे हैं हम। उसमें मान लो 1 से लेके 50 बच्चे हैं। मैम ने ऐसे रोल नंबर डाल लिए, ऐसे करके वो 50 तक आपकी एक सीरीज तैयार कर देती है, ठीक है। अब मान लो इस बच्चे के मार्क्स 30 थे, इसके 35 थे, इसके 45 आ गए, इसके 37 आ गए, 33 आ गए, 44 आ गए, 42 आ गए, 38 आ गए, 40, 41, ऐसे ऐसे इसके मार्क्स आ गए, ठीक है बच्चे। अब प्रिंसिपल आता है विजिट के ऊपर स्कूल के अंदर, वो कहता है भैया मैं हर एक क्लास में जाके ये पता करना चाहता हूँ कि क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। अब उसको हर एक क्लास में जाना है, 1st to 12th के जितने भी सेक्शंस हैं। तो उस पर टाइम ज्यादा होगा या कम होगा? सर बहुत कम होगा, ठीक है।
अब सर टीचर के पास दो तरीके हैं उसको प्रेजेंट करने के, वो क्या करे कि इन 50 के 50 बच्चों की मार्क्स उसके सामने रख दे कि सर आप देख लो किसने कैसा परफॉर्म किया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हर टीचर को क्या कह दिया प्रिंसिपल ने कि आप अपनी क्लास का एक एवरेज मार्क्स मेरे को निकाल के दे देना। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या हो गया सर? मीन। एवरेज का मतलब क्या हो गया? मीन, कि ऑन एन एवरेज आपकी क्लास में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, मेरे को उसका मीन निकाल के दे देना। तो मीन क्या होगा सर? एक सिंगल नंबर होगा मीन, कोई भी नंबर हो सकता है वो यहाँ पे से, कि ऑन एन एवरेज पूरी क्लास ने ऑन एन एवरेज कितना स्कोर किया है सर? 40 मार्क्स स्कोर किया है। तो अब प्रिंसिपल के लिए इजी टास्क कौन सा है बेटा, कि वो जाके 50 के 50 बच्चों के मार्क्स चेक करे, या फिर वो जाके सीधा कहे भैया आपने एवरेज बता दो क्लास का। सर ऑब्वियस ही बात है, एवरेज पता करना क्या होगा? काफी इजी टास्क होगा। अब ये जो नंबर हो गए ये क्या हो गए सर? इनडेफिनेट हो गए। कितने हो गए? इनडेफिनेट। कैसे बेटा? एक क्लास में 50 बच्चे, मान लो 12 क्लास ही थी, तो 12 इंटू 50 करोगे कितने हो गए? 600 बच्चे। कितने हो गए सर? 600 बच्चे। तो 600 बच्चे क्या हो गया सर? एक इनफाइनाइट नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि 12 क्लास के कितने मीन निकलेंगे? 12 मीन निकलेंगे, तो वो क्या हो गया सर? एक डेफिनेट फॉर्म हो गई। तो स्टेट्स का मतलब ही क्या है बेटा? देखो यहाँ क्या लिखा है, टू प्रेजेंट द फैक्ट इन अ डेफिनेट फॉर्म, यानी कि जो एक अनलिमिटेड डाटा आपके पास होता है उसको बहुत डेफिनेट फॉर्म के अंदर क्या करती है स्टेट्स करके आपके सामने प्रेजेंट कर देती है कि भैया आपके पास 100 लोगों का डाटा था, 100 लोगों का उसने मीन निकाला और मीन बता दिया भैया इसका इतना मीन है, सीधा सा हो जाता है आपके लिए वो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कहता है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन बी इजीली बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स समराइज द जनरलाइज्ड फैक्ट एंड प्रेजेंट देम इन अ डेफिनाइट फॉर्म। स्टेट्स क्या करती है? इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लाके आपको सिंपल फॉर्म के अंदर समझा देती है। और इस पे देखो यहाँ क्या लिखा है, कहता है जो क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं ना बेटा, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो मेरी बात, लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ है ये वाला। मैं सिंपली अभी यहाँ पे बोलता हूँ, मान लो एबीसी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, मैं कहता हूँ आपको भैया ए ना बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपको ये समझ आ गई? सर ने कहा है भैया, मान लिया आपने। अब एक चीज मैं ऐसा कहता हूं कि बेटा ए जो है ना वो बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्यों? क्योंकि ए के 100 में से आए थे 95 और बी के 100 में से आए थे 90 मार्क्स। तो ज्यादा अच्छे से कौन सी बात समझ आई मेरी? पहले वाली बात समझ आई कि ए बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, या दूसरी वाली बात आपको ज्यादा समझ आई? सर दूसरे वाली आई, क्योंकि वो किसके साथ है? नंबर्स के साथ है, फैक्ट्स के साथ है, कि सर उसके नंबर मेरे को बताते तो दिख रहा है कि ए के मार्क्स ज्यादा थे, इसलिए आप कह रहे हो कि ए क्या है? बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो बेटा क्वालिटी को समझना मुश्किल होता है, क्वांटिटी को समझना क्या होता है? इजी होता है। नंबर्स को आप इजीली समझ जाओगे। देखो मैं आपको सीधा से कहता हूं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन क्या किया, मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति बहुत सच्चा है, ऑनेस्ट है, तो बेटा ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट है बता सकता है कोई मेरे को नंबर्स की फॉर्म में? सर कभी भी नहीं बता पाएगा। बता सकते हो आप? कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना? तो इसका मतलब है सर क्वालिटी कभी भी अच्छे से हमें डिटेल नहीं बताती, लेकिन जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं सर? हमें इजी से हर चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हमें पता चल जाएगा। और एग्जांपल लो, अब आप सब अभी बाहर से आ रहे हो, गर्मी हो रही है बेटा बहुत, मैं सिंपल आपको क्लासरूम में आते ही कहूँ बेटा आज तो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, एक वो मैं आपको बोलूं क्योंकि बेटा आज ना 48 डिग्री टेम्परेचर है इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है, समझ आने वाली बात कौन सी? दूसरी वाली बात ज्यादा समझ आ रही है ना, क्योंकि सर टेम्परेचर ज्यादा है इस वजह से क्या हो रही है? गर्मी ज्यादा हो रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर्स का डाटा हमें बड़ी इजीली समझ आता है सर, और दूसरा हमें इतनी इजीली समझ नहीं आता। ठीक है, तो दो काम पड़े सर हमने स्टेट्स के, पहला एक मुश्किल डाटा को वो सिंपल करके बताती है, दूसरा जो इनडेफिनेट डाटा है, बहुत सारा डाटा है, उसको क्या कर देती है? वो डेफिनेट फॉर्म के अंदर शो करती है। ठीक है, अब आते हैं इससे अगले वाले पे, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। देखो बेटा सबसे मेन काम होता है स्टेट्स का ये, क्या सर? हम बहुत, देखो आपने एक न्यूज सुनी होगी भी, रिसेंट के अंदर भी सुन रहे होगे आप, किसी भी न्यूज चैनल को चलाना, हर साल आता है ये, ठीक है, आप एग्री भी करोगे कि इस साल गर्मी ने पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, इस साल गर्मी ने पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा, 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। बेटा ये 100 सालों का कंपैरिजन किसकी वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास उस टाइम का न्यूमेरिकल डाटा पड़ा हुआ है। क्या कि सर आज 28 तारीख है, तो 28 मई को 2024 में 48 डिग्री टेम्परेचर है, सपोज करो वो 90 का डाटा देखेंगे अपने पास, और 90 में देखेंगे कि सेम 28 मई को उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था। अगर ज्यादा होगा तो वो कहेंगे कि इस बार कम है, और अगर उस टाइम पे कम था और ज्यादा है तो वो क्या कहेंगे? भैया उस टाइम के मुकाबले आज गर्मी क्या पड़ रही है? ज्यादा पड़ रही है। तो स्टेट्स का काम क्या है सर? डाटा के थ्रू वो क्या करती है? हर चीज को आपस में कंपेयर करके शो करती है, कंपैरिजन करती है स्टेट्स बेसिकली। देखो स्टेट्स ना बेटा हर जगह पे यूज होती है, क्या होती है? स्टेट्स हर जगह पे आपकी यूज होती ही होती है।
देखो स्टेट्स का एक एग्जांपल बताता हूं, अभी आईपीएल देख रहे होगे सब, मैच आ रहे थे, जिसने भी देखा हो, तो क्या होता है जब एक क्रिकेटर सिक्सर मारता है तो सिक्सर मारते उसका आ जाता है ना 110 मीटर का शॉट है, 70 मीटर, वो भी स्टेट्स है, ठीक है। जैसे धोनी का लास्ट मैच था, उसने लास्ट सिक्स मारा 110 मीटर का, तो सबसे लंबा सिक्स हो गया वो आईपीएल के लिए, तो क्या है, वो भी तो स्टेट्स का डाटा ही है। अब ये 110 मीटर उनके पास रिकॉर्ड हो गया, अब अगली बार जब आईपीएल होंगे तब अगर इससे किसी ने ज्यादा का मार दिया तो सीधा आ जाएगा उनके पास, क्या कि पिछली बार धोनी ने 110 मीटर का मारा था, अब इसने कितने का मार दिया भैया, 115 मीटर का, 112 मीटर का मार दिया। तो क्या है, ये सब डाटा क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करने के काम आते हैं। समझ आ गया एग्जांपल अब? तो देखो क्या लिखा है, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, कहता है कंपैरिजन इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ लेस कंक्रीट मीनिंग। कहता है क्योंकि आपके पास सिर्फ अगर एक डाटा होगा ना बेटा, आप उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक एवरेज रेट, परसेंटेज रेशियो एक्सेट्रा आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, पर कैपिटा इनकम of developing country may not be of much use unless we know the per capita income of a developed country। इस एग्जांपल को समझने से बेटर मैं आपको बता देता हूं, सुनो मेरी बात। अब हम ये कहते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं ये बोलता हूं कि अंबानी जो है वो बहुत पैसे वाला है और मेरे को सिर्फ अंबानी का ही पता है, एक कंडीशन ये है कि सर अंबानी के पास फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ रुपया है और टाटा के पास 90,000 करोड़ रुपया है ना। तो अब कंपैरिजन किस में कर पाओगे आप, सेकंड वाले एग्जांपल में या पहले वाले में? सर सेकंड वाले में कर पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे वो बोल रहा है। पर कैपिटा इनकम का मतलब समझ लो बेटा क्या होता है पहले तो, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होती क्या है ये समझते हैं हम, आएगी भी आपकी अभी आगे पढ़ाई के अंदर। देखो, पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल पूरे देश की जो इनकम है वो कितनी है, 20,000। एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ ये कि टोटल नेशनल इनकम पूरे देश की कितनी है सर, 20,000 है, और हमारे देश की सपोज करो जनसंख्या कितनी है सर, 10,000 है। तो टोटल पॉपुलेशन से जब हम टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं तो कितनी आ गई सर यहाँ पे, 2 रुपए। तो हम कहेंगे कि हमारे देश की जो पर पर्सन इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है, प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम कितनी है ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट डाटा नहीं होता ये। तो वो ये कहता है कि मान लो मेरे को ये पता है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी है, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ये नहीं पता कि यूएस की कितनी है, चाइना की कितनी है, रशिया की कितनी है, तो क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम पता होने का कोई फायदा होगा हमें? सर हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे कि हम उनसे आगे हैं या हम उनसे पीछे हैं। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि हम उनसे आगे चल रहे हैं या उनसे पीछे चल रहे हैं, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर, कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वो कंपैरिजन कहां से आएगा सर, हमारा सारा का सारा स्टैट्स प्रोवाइड करती है हमें, क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा प्रोवाइड नहीं होगा हम उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है चीज जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन हो गया कंपैरिजन। उसके बाद आता है बेटा टू फैसिलिटेट द प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा एंड देयर एनालिसिस बिजनेसमैन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन प्लान फ्यूचर एक्टिविटी एंड शेप देयर पॉलिसीज। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल आज के ले लो, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट क्या नारा लगा रही है, अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार का नारा कैसे आया, ये भी स्टैट्स ही है एक तरीके से। भाई पहली बार वो लेके आए 300 कुछ सीटें, उसके बाद दूसरी बार भी लगभग 300 प्लस कुछ आई। अब उन्होंने फिर से एनालिसिस करा, अपना सारा का सारा डाटा मिलाया, इधर उधर से सारे फैक्ट्स उठाए, वो कंपेयर करके उन्होंने एक डाटा और निकाल दिया। जरूरी नहीं आएगा नहीं आएगा, देखो फ्यूचर प्रेडिक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है पिछली बार से कम आए, हो सकता है पिछली बार से बहुत ज्यादा भी आ जाए, दोनों कंडीशन है मार्केट के अंदर। लेकिन फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी गवर्नमेंट हो चाहे कोई बिजनेसमैन हो चाहे हम है। देखो आपके तौर पे मैं बताता हूँ, एज अ स्टूडेंट आपको कैसे पता चलेगा कि सर हमें अगले एग्जाम के अंदर या अगले यूटी के अंदर मेहनत ज्यादा करनी है या कम करनी है, बताएगा कोई? कैसे एनालाइज करेंगे हम? ठीक है सर, जो हमारा फर्स्ट टर्म हुआ है उसके मार्क्स में देखूंगा, अगर मेरे मार्क्स ठीक नहीं आए तो मेरे को पता चल जाएगा कि सर नेक्स्ट टर्म के लिए मेरे को क्या करनी है, और ज्यादा मेहनत करनी है। तो मैं अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बनाऊंगा या अपनी प्लानिंग क्या करूंगा, फिर उसी के अकॉर्डिंगली करके चलूंगा। समझ आया एक फैक्ट। दूसरा, आप मान लो यहां से कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, आपको पता था भैया वहां पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन ड्यू टू ट्रैफिक कितने लग गए आपको, 3 घंटे लग गए, तो आप किसी फंक्शन के लिए लेट हो गए, ठीक है। अब जब आप अगली बार सेम जगह पे जाओगे तो आप 2 घंटे पहले निकलोगे या 3 घंटे पहले निकलोगे? 3 घंटे पहले। क्यों? क्योंकि आपको अब अंदाजा हो चुका है
कि अगर पिछली बार की तरह जाते जाते ट्रैफिक मिल गया तो मैं दोबारा से क्या हो जाऊंगा सर, वहां पे लेट हो जाऊंगा। तो इसलिए आप पहले से प्लानिंग क्या करोगे, अब पहले निकलने की करोगे। तो वही बेटा स्टेट्स हेल्प करती है किसके लिए, अपनी नई नई पॉलिसीज बनाने के लिए, या अपनी कंपनी, देखो लिखा है यहाँ पे, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी बनाने में और नई नई प्लानिंग्स करने में क्या करती है, स्टेट्स हमारी हेल्प करती है। फिर आता है बेटा टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब समझ लो पहले क्या होता है। फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, आने वाले समय को पहले से प्रेडिक्ट कर देना। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से। अभी हम एक टेम्परेचर का पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। गवर्नमेंट का कहना क्या है कि भैया अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हाल चल रहा है, अगर हमारी जनरेशन या हमारे लोग, हम लोग बेसिकली, हमारे लोग क्या, हम सब एक, ठीक है, हम लोग अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले 2030 तक या मैक्सिमम 2035 तक जो है वो टेम्परेचर 54 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और 54 डिग्री इज साइंटिफिकली प्रूवन बाय डॉक्टर्स कि एक ह्यूमन बॉडी 54 डिग्री का टेम्परेचर बहुत इजीली एडजस्ट नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो आप बात। और आपको अभी भी दिख रहा होगा, अभी भी आप वहां से घर आ रहे हो, मतलब ट्यूशन आ रहे हो, तो आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा बाहर अच्छा खासा। ठीक है, कुछ रील्स भी वायरल हो रही हैं। कोई क्या कह रहा है, रेत के ऊपर उसने अंडा बना दिया, अंडे का वो रखा फ्राई पैन, उसी के ऊपर अंडा डाला, इतनी तेज। और ऑब्वियस ही बात है, रेत गर्म बहुत होती है भाई, है ना। इस टाइम पे आप मूंगफली लो, रेत में डाल दो, जो राजस्थान वगैरह वहां मूंगफली अपने आप पक के निकल जाएगी। क्योंकि मूंगफली का तो छोड़ दो, रेत का टेम्परेचर क्या होगा, अगर आपका बाहर टेम्परेचर 48 डिग्री है ना, तो रेत का तो हो रहा होगा बेटा 60 डिग्री के करीब, क्योंकि वो गर्म भी तो हो रही है रेत, उस पर तो हीट पड़ रही है सारी की सारी। तो समझने वाला कॉन्सेप्ट क्या है सर, फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो ये कर कहां से रहा है, हर कोई बंदा ये कहता है 2030 में ऐसा हो जाएगा, 2035 में ऐसा हो जाएगा। बेटा ये सारा का सारा पॉसिबल हो पाता है स्टेट्स की बेस पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारे अनुमान लगा रखे हैं। जैसे आज एक कहानी चल रही है मार्केट में, क्या, इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि 2030 तक मोर प्रोबेबली हम 30 to 40% व्हीकल जो है इंडिया के अंदर क्या बना देंगे, ई व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो वो क्या कर रहे होंगे बेटा, एक एनालिसिस कर रहे होंगे, उसकी बेस पे वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम आने वाले समय के अंदर इतना क्या कर देंगे, ई व्हीकल्स इंडिया के अंदर लेके आ जाएंगे। तो समझ आ गया फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होती है। यानी सर जो प्रेजेंट डाटा हमारे पास है उसको एनालाइज करके हम क्या करते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं। उसे बोला जाता है क्या, टू हेल्प इन फोरकास्टिंग। एग्जाम्पल, एज अ बिजनेसमैन इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बेटा बिजनेसमैन क्या होता है, हमेशा रिस्क में ही रहता है। कैसे रहता है वो बताता हूं अभी। करेक्ट फोरकास्टिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज ऑफ द बिजनेस। और अगर आपको क्या करना है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो आने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए, यानी कुछ भी होने के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल टूल लाइक इंटरपोलेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प इन मेकिंग अ प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको यहां समझना। क्या फोरकास्टिंग सर हमेशा ठीक होती है या नहीं होती है, मैं वो बता देता हूं आपको एग्जांपल। एक बेटा कूलर बनाने वाली कंपनी है, ये अकाउंट्स में भी हमने यूज किया था, और एक एसी मैन्युफैक्चर कंपनी है। लास्ट ईयर 2023 के अंदर इसने 1 लाख कूलर बेचे थे, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी। समझ आ रही है कहानी। और इसके एसी बिके थे मान लो 30,000। ठीक है, अब हुआ क्या, कूलर बनाने वाली कंपनी ने एक एजम्पशन ली, एक फोरकास्ट किया कि यार 2023 में मैंने 1 लाख कूलर बेचे थे, और गवर्नमेंट ये कह रही है कि आने वाले टाइम में क्या होगा भैया, गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तो यानी कूलर की डिमांड क्या होगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि इस साल मैंने 1 लाख बेचा है, तो अगले साल मैं क्या करूंगा, 1.25 लाख या 1.5 लाख भी बेच पाऊंगा, क्योंकि आगे मार्केट के अंदर गर्मी पड़ने वाली है और इसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहां तक समझ आ गई कहानी। यहां तक उसका प्लान बिल्कुल सही चल रहा था एज अ बिजनेसमैन। अब हुआ क्या भाई, कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के कुछ ना रूल रेगुलेशन आए और टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आया, जिसकी वजह से मान लो कूलर आ रहा था 15,000 रुपए का, और एसी आ रहा था बेटा उस टाइम पे 30,000 रुपए का। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा लगाया, या इंडिया के अंदर ही एसी की मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी, जिसकी वजह से सडनली एसी के प्राइस जो है वो कम होके कितने हो गए, यहाँ पे 22,000 रुपए हो गए। अब आप प्रेजेंट सिनेरियो बताओ क्या होगा, कूलर की डिमांड बढ़ जाएगी या एसी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब उसका बिजनेस का फोरकास्ट काम आया सर, नहीं आया। फोरकास्टिंग यही चीज होती है, हो सकता है बैठ जाए, क्यों, क्योंकि आप फोरकास्ट कर रहे हो सिर्फ अपने लिए, लेकिन जो आपके राइवल्स हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, वो भी तो किसी चीज के लिए फोरकास्ट कर रहे होंगे ना। आज से 7-8 साल पहले अगर हम 4 व्हीलर की बात करते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर मतलब जो ये कार्स होती हैं, 4 व्हीलर के अंदर बेटा टाटा कंपनी
टॉप 10 में भी नहीं आती थी, कहीं पे भी नहीं थी लिस्ट के अंदर, क्योंकि इसकी एक गाड़ी आई थी जब शायद आप में से कुछ हुआ भी, कोई हुआ भी होगा धरती पे या हुआ भी नहीं होगा, इंडिका आती थी इसकी, उसमें कुछ इश्यूज आए, पहले टाटा नंबर 1 चलती थी, उसमें कुछ इश्यूज आए और इसकी सेल धड़ाधड़ क्या हो गई, एकदम नीचे आ गई और टाटा कंपनी 4 व्हीलर मार्केट में से गायब हो गई। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ये दोबारा से पॉलिसी बनाएंगे, दोबारा से फोरकास्ट करेंगे, और आज क्या आ गई बेटा, वो टॉप 3 के अंदर आ गई वापसी, और आने वाले समय में क्या माना जा रहा है कि ये टॉप 1 के अंदर भी आएगी, जिस हिसाब से वो गाड़ियां बना रही है अपनी। तो इसका मतलब है सर, फोरकास्ट ना 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, हो भी सकती है वो चीज और नहीं भी हो सकती है। देखो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, तो समझ आ गया। तो सर हमारी जो स्टेट्स है वो हमारी किस लिए हेल्प करती है, फ्यूचर को फोरकास्ट करने में काम करती है, लेकिन वो फोरकास्ट 100% एक्यूरेट होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। फिर आते हैं टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो बेटा स्टेट्स ना हमें एक और हेल्प करता है। अब मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल देना, आपके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में हम 3 कैटेगरी लेते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं न्यूज़पेपर के अंदर, मान लो ये न्यूज़पेपर है, यहां 3 कैटेगरी आएंगी। एक होगा सर पैराग्राफ लिखा होगा पूरा का पूरा, जिसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। सर एक होगा हमारे पास टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, और एक होगा सर हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में। और इन तीनों में ही ना कोई डाटा दिया हुआ है, मान लो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो एक आर्टिकल छपा हुआ है पूरा का पूरा, उसमें एक तो पैराग्राफ लिखा हुआ है बेटा, एक आपका टेबल बना हुआ है जिसमें डाटा दिया हुआ है कि कितनी मिसाइल गई, कितने लोग मरे, कितना क्या हुआ, और एक आपको ग्राफ बना के दिया है पिक्चर के साथ। आप इसमें से ज्यादातर लोग क्या करना पसंद करोगे, पैराग्राफ रीड करोगे, टेबल देखोगे, या ग्राफ देख के समझोगे? सर ऑब्वियस ही बात है, हम सीधा ग्राफ पे जाएंगे, क्योंकि जो पैराग्राफ में लिखा है वही ग्राफ बता रहा है, तो मैं सीधा ग्राफ देखूंगा, मेरे को पता चल जाएगा। तो स्टेट्स भी यही काम करती है। क्या काम करती है? टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी जिस बंदे के पास टाइम भी नहीं है ना बेटा नॉलेज लेने का, वो क्या करेगा, फटाफट से ग्राफ देखेगा, फटाफट से टेबल देखेगा, और उसे क्या मिल जाएगी, फटाफट से एक नॉलेज मिल जाएगी। समझ आ रही है बात? तो स्टेट्स हमारी किस चीज में हेल्प करती है सर, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के अंदर हेल्प करती है। देखो लिखा है यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स enables people to enlarge their horizon। horizon का मतलब होता है माइंड को बढ़ाने के लिए। it sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and it helps in propounding new theories and concept। ये हमारी हेल्प करती है जिससे कि हम नई नई थ्योरीज को क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा एक ना लास्ट टॉपिक देख लो, अभी आपका बीच में विजिबल नहीं है वो, डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स? देखो बेटा डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर हमें विश्वास ना हो। तो देखो क्या लिखा है यहाँ, कहता है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्टेटमेंट्स। कहता है कई लोगों का ना विश्वास नहीं होता किसके ऊपर, स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर या स्टैटिस्टिकल मेथड के ऊपर। उसका एक प्रेजेंट एग्जांपल दे दूं, आप फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी आज की डेट में यूज कर रहे होगे, सब जगह पे क्वेश्चन आ रहा है, क्या बीजेपी इस बार 400 प्लस स्कोर करेगी, क्या इस बार इंडिया के अंदर दोबारा बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? तो आप नीचे जब उसके रिव्यूज पढ़ोगे तो सब रिव्यूज क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे। कोई कह रहा होगा आएगी, कोई कह रहा होगा नहीं आएगी। तो ये क्या है, एक तरीके से कि लोगों को जो डाटा है ना उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता। उसके रीजंस भी समझ लो क्या होते हैं। उसका रीजन सिंपल सा होता है बेटा, देखो सीधी सी बात है, आज की डेट में वेदर फोरकास्ट क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गया, लेकिन पहले के टाइम में मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। जब वेदर फोरकास्टिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी ना, तो न्यूज पे आता था आज बारिश पड़ने की संभावना है, तो लोग पहले सीधे होते थे, आज की तरह ज्यादा टेढ़े हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले सीधे साधे बंदे होते थे, वो घर से छतरी लेके चलते थे कि भैया बारिश होने की संभावना बताइए, बारिश होगी होगी होगी। जब जब छतरी लेके गए तब तक बारिश नहीं हुई, ठीक है। अब अगली बार उन्होंने क्या कहा कि भैया बारिश होने की संभावना है, तो वो थोड़ी देर बाद बेचारा थक चुका था कि यार लेके जाता हूँ, बारिश तो होती नहीं, वो ऐसे चला जाता था। जिस दिन वो ऐसे जाता था उस दिन बहुत तेज बारिश हो जाती थी। ये पहले ऐसा होता था वेदर फोरकास्ट में, क्योंकि पहले की जो रीडिंग्स होती थी ना, या पहले की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज प्रेजेंट में है। क्योंकि आज आप ये देखो, वो 2 घंटे पहले बताएंगे ना कि दिल्ली के अंदर बरसात होने वाली है, तो 2 घंटे बाद भाई बारिश हो जाएगी वो, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है आज की डेट में, बहुत ज्यादा हाई एंड हो चुकी है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था।
इसीलिए लोगों का जो विश्वास था बेटा वो स्टेट्स के ऊपर ज्यादा नहीं था, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि ये जो भी डाटा बताते हैं ना ये एग्जैक्टली ठीक नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, कुछ न्यूज चैनल ऐसे थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि 2012 के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी। उसने 1 साल ये न्यूज चलाई पूरे चैनल के ऊपर और लोगों ने बहुत देखी उस न्यूज को, खत्म हो गई, 2024 में जी रहे हैं, ठीक है ना। उसने बहुत सारे डाटा प्रेजेंट करे वहां पे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, शिव जी का तीसरा रूप आएगा, कल की पता नहीं क्या क्या, मतलब मिथ जितने भी ला सकते थे सारा ले आया वो अपने डाटा पे। वो होता है टीआरपी को बढ़ाना, टीआरपी मतलब अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ भी फेक न्यूज ले आओ। पर आज की डेट में देख लो, जितना भी बेटा नॉलेज वाली न्यूज होगी ना, आप सबको भी उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, आपको सुनने में ही ऐसी न्यूज इंटरेस्ट आता है। अब आप सिंपल सा देख लो, हार्दिक पांड्या का चल रहा है ना आज की डेट में, कितना इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको भाई साहब, हर एक ब्लॉग स्क्रॉल कर करके पढ़ा जाओगा, तलाक उसका होना, इंटरेस्ट आपको आ रहा है, क्यों भैया, चीजों में ऐसी इंटरेस्ट आ रहा है दुनिया को, तो वो न्यूज भी ऐसी ऐसी ही दिखाई जाती है वहां पे, जबकि वो फेक है या असलियत है अभी किसी को क्लियर नहीं है। रीजन क्या है कि एक बार डाल दिया, प्रमोट हो गया। अब आप सिंपल सा देखो, ये ना बड़ी अच्छी चीज नहीं है बेटा सोशल मीडिया ना। आप खुद सोच के देखो, हम कहते हैं कि भैया हमें ना ऐसी लाइफ मिल जाए, आप एक सिंपल सा लॉजिक देखो, हमारे घर के अंदर भी भाई सिस्टर्स हैं, सब कुछ है। आप ये देखो कि अभी मैं 2-3 साल से ये नोटिस कर रहा हूँ, 2-3 साल में सचिन तेंदुलकर की जो लड़की है सारा तेंदुलकर, 4 से 5 उसके बॉयफ्रेंड सोशल मीडिया ने चेंज कर दिए। उसे नहीं पता मेरा कोई है भी या नहीं है, लेकिन कोई अच्छी बात तो नहीं है ना किसी पर्सनल लाइफ को मजाक बना देना। क्या कर देते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें लिखने से मतलब है, क्यों, वो लिख भी क्यों रहे हैं, उसमें उनके लिखने वालों की गलती नहीं है, लिखने वालों से ज्यादा पढ़ने वालों की गलती है, क्योंकि उन्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, उन्हें पता है भैया पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक की डिमांड जी यही फालतू की चीजें हैं, क्योंकि पब्लिक के पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो हम यही सारी फालतू की चीजें डालेंगे। और बच्चों को ये कह दो ना बेटा 1 पेज ये पढ़ना है, तो नहीं पढ़ेंगे। सारा तेंदुलकर के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां, सारी पढ़ लोगे तुम बैठ के वहां पे, अभी तुम्हें क्या लेना देने आ रही है तुम्हें वो एक आधी गाड़ी, लेकिन सर हमें तो मजा आ रहा है ना उसके अंदर। तो यही फैक्ट है एक्चुअल के अंदर। इसीलिए बेटा, और बाद में क्या होता है कि र्यूमर आ जाता है ये जो न्यूज आई थी ये फेक है। इसीलिए लोगों का क्या हो गया बेटा, स्टेट्स से क्या हो गया, धीरे धीरे करके थोड़ा सा भरोसा कम है। उसके रीजन है, देखो कैसे। कहता है, इन स्पाइट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टैटिस्टिक्स, कंसिडरेबल डिस्ट्रस्ट एग्जिस्ट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल विद रिगार्ड टू इट्स रिलायबिलिटी एंड यूजफुलनेस। कहता है बहुत सारे लोगों के मन में ना बहुत भरोसा नहीं है स्टेट्स को लेके, या कंफ्यूजन रहती है कि ये जो डाटा आया है वो सही है या नहीं है। कहता है, द रीजन फॉर दिस डिस्ट्रस्ट इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टूल बाय द अनसर्प्लस, इररिस्पांसिबल, इनएक्सपीरियंस्ड एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। कह रहा है ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका मजाक बना के रख दिया, फेक चीजें लेके आ गए, ठीक है, या अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास स्टेट्स से क्या हो गया बेटा, बिल्कुल खत्म हो गया। देखो सोशल मीडिया कभी भी गलत नहीं है, इसे गलत नहीं मान सकते आप, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग उसका यूज कर रहे हैं वो गलत है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल रिसेंट का लेते हैं, दिल्ली के अंदर आप सबके स्कूलों की छुट्टी करवा दी एक मैसेज ने कि स्कूलों के अंदर बॉम्ब है। आप लिटरली मानो, सुनना बड़ा आसान लगता है, जिस जिसके पेरेंट्स के बच्चे उस स्कूल में होंगे उनका हाल आप नहीं समझ सकते उस टाइम पे क्या होगा, उनका तो छोड़ दो जो हुआ होगा, लेकिन जिसको वो संभालनी थी सिचुएशन, गवर्नमेंट, समझ रहे हो, हर स्कूल के बाहर फायर ब्रिगेड पहुंची, हर स्कूल के बाहर एम्बुलेंस पहुंची, ठीक है, पूरा का पूरा बॉम्ब स्क्वाड पहुंच रहा है, कुत्ते पहुंच रहे हैं, पुलिस पहुंच रही है, मिलिट्री पहुंच रही है। आप सोच रहे हो एक मैसेज ने कितना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया उस टाइम पे। और क्या था, वो फेक था ना, लेकिन बेटा फेक फेक के अंदर इंडियन गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, स्टेट गवर्नमेंट कह लो, उस टाइम पे जो एक अनुमानित प्राइस आया था 27 करोड़ रुपया खर्च हो गया उस 1 घंटे के अंदर। 27 करोड़ रुपया तो चलो छोड़ दो, लेकिन एक्चुअल के अंदर आप ये देखो कि सड़कों पे क्या हाल हुआ था, हर जगह स्कूल की बसेस, गाड़ियां, पेरेंट्स इधर से उधर भाग रहे हैं, तो कोई इलॉजिकल सेंस है ना। इसी वजह से क्या होगा बेटा, वही चोर आया वाली कहानी हो जाएगी, किसी दिन सही में रखा होगा, लोग इजीली ले जाएंगे, अरे ऐसे ही आया होगा, किसी ने कर दिया होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल में हो जाएगा। तो यही कुछ रीजंस होते हैं कि कुछ लोग गलत होते हैं जो कि हर चीज को ढंग से यूज नहीं करते। यही रीजन स्टैट्स का भी है बेटा, कि स्टैट्स का डाटा किसी ने कहीं से अच्छे यूज नहीं किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर लोगों का विश्वास क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक।